हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। इतिहास विषय के अंतर्गत आज हम गुलाम वंश पढ़ेंगे। और गुलाम वंश में 11 शासक रहे हैं और 11 शासकों को एक वीडियो में समोना थोड़ी सी कठिन बात है। इसलिए इस वीडियो में भाग एक करके कुतुबुद्दीन ऐबक एवं आराम शाह का शासन इस संबंध में हम अध्ययन करेंगे। भाग 2 के वीडियो में आने वाला जो है उसमें इल्तुतमिश के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आने वाले लगातार जो वीडियोज़ हैं वो आपको सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। तो देखते हैं कुतुबुद्दीन एवं आराम शाह का शासन। अब सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक का माना गया है। अर्थात अगर हम देखें तो मात्र 4 वर्ष का कार्यकाल है। लेकिन ऐसा नहीं कि 4 वर्ष तक के ही इन्होंने शासन किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक का 4 वर्ष का जो शासनकाल था वो स्वतंत्र शासक के रूप में था, लेकिन इसके पहले भी वो शासक रहे हैं, लेकिन मोहम्मद गौरी के अधीनस्थ एक शासन का कार्य उन्होंने किया है। आगे देखेंगे, कुतुबुद्दीन तुर्किस्तान के निवासी थे। इनके माता पिता तुर्क थे। उस समय क्षेत्र में दास प्रथा का प्रचलन था और दासों को उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण देके उन्हें राजा के हाथों बेचकर धन कमाया जाता था। बालक कुतुबुद्दीन भी इसी प्रथा का शिकार हुआ और कुतुबुद्दीन को एक व्यापारी के हाथों उनके माता पिता ने बेच दिया था। इसके बाद व्यापारी ने निशापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुफ़ी के हाथों इनको बेच दिया। अब्दुल अजीज़ एक अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने बालक कुतुबुद्दीन को सैन्य एवं धर्म की शिक्षा प्रदान की, लेकिन अब्दुल अजीज़ की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी के हाथों बेच दिया। मोहम्मद गौरी उस वक्त में गौर के शासक थे और मोहम्मद गौरी ने उन्हें खरीद लिया। इस तरह से मोहम्मद गौरी के गुलाम बन गए कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसलिए इनका जब शासन आया था तो इन्हें गुलाम वंश के शासक के रूप में जाना जाता था। तो कुतुबुद्दीन को घुड़सवारी का अच्छा ज्ञान था और घोड़े के संबंध में वो बहुत सारी जानकारियाँ रखते थे। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन के साहस, कर्तव्यनिष्ठा एवं स्वामी भक्ति से अत्यधिक प्रभावित हुए। इस कारण उन्होंने कुतुबुद्दीन को शाही अस्तबल का अध्यक्ष, जो शाही अस्तबल होता था जहाँ पर घोड़े वगैरह रहते थे, उनका अध्यक्ष बना दिया और अमीर अखूर के पद पर उनको नियुक्त किया। तो अमीर अखूर के पद पर नियुक्त किया। इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक का यहाँ से प्रभाव शुरू हो गया। अब प्रशासन की बागडोर इनके हाथ में कैसे आई इसके संबंध में देख लें। सबसे पहले जब प्रशासन की बागडोर इनके हाथ में आई तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम, दिलबख्श, कुरान खां, लाख बख्श, पीत बख्श, यहाँ पर जो वारिस लिखा है एक्चुअल में बख्श है, तो पीत बख्श आदि उपाधि से नवाजा गया। अब इनके जो उपाधि के बारे में देख लें तो दिल बख्श, बख्श से आता है बख्शीश से था, और दिल बख्श मतलब दिल खोल कर ये बख्शीश करते थे, इसलिए इनको दिल बख्श कहा गया। कुरान खां, कुरान की आयतें इनको कंठस्थ याद थी, इसलिए इनको कुरान खां की उपाधि मिली। लाख बख्श अर्थात लाखों रुपए का बख्शीश में ये देते थे। पीत बख्श मतलब ये घोड़े और हाथी वगैरह को भी ये बख्शीश में देते थे, इसलिए इनको पीत बख्श कहा गया और अन्य कई उपाधियों से इनको नवाजा गया। अब आगे देख लें मोहम्मद गौरी के संबंध में। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक की स्वामी भक्ति एवं साहस से बहुत प्रभावित था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के युद्ध में एवं राजा जयचंद के साथ चंदावर के युद्ध में गौरी ने कुतुबुद्दीन के युद्ध कौशल को देख लिया था। माना जाता है कि चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद की आंख में तीर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही मारा था, जिसके कारण राजा जयचंद की हार हुई थी। बयाना एवं ग्वालियर के विजय के बाद मोहम्मद गौरी बहुत सारा धन लेकर अफगान वापस जाते समय भारत के राज्यों का प्रशासन अपने सबसे विश्वसनीय दास कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गए। यहाँ पर ये देखने लायक है कि इतने सारे व्यक्तियों में उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को ही अपना मतलब सारा प्रशासन सौंपा। और यहाँ से
प्रशासन की बागडोर कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ गई। जैसे ही प्रशासन की बागडोर आई तो आरंभ में राजस्थान में कुछ जगह विद्रोह हुआ, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने सख्ती के साथ कुचल दिया। इस तरह से ये जो विद्रोह हुआ था उन्होंने कुचल दिया, वो इनकी प्रशासनिक क्षमता को प्रदर्शित करता है। आगे अब हम देखेंगे कि मोहम्मद गौरी के शासन की बागडोर सौंपने के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले 1197 ईस्वी में अनिलवाड़ा पर आक्रमण कर वहाँ सोलंकी राजा भीमद्वती को पराजित कर लूटपाट की। अब ये भीमद्वती को पराजित करने का मूल कारण क्या था कि इसके पहले मोहम्मद गौरी एक बार यहाँ पर आक्रमण कर चुके थे, लेकिन वहाँ पर मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी और उसी पराजय का बदला लेने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पर आक्रमण किया, उसे जीता और वहाँ पर भारी लूटपाट की। यह भी ऐबक ने मोहम्मद गौरी के अधीन रहकर ही किया था, अर्थात शासन मोहम्मद गौरी का ही था, लेकिन कार्य कौन कर रहे थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं एवं कन्नौज को पुनः आक्रमण किया, उनको लूटा और बदायूं में अपने जो एक विश्वसनीय दास थे इल्तुतमिश, उसको सौंप दिया और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम की उपाधि से दी गई। जब इल्तुतमिश के संबंध में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये देखेंगे। 1202 ईस्वी में ऐबक ने कालिंजर के राजा परमरदेव के विरुद्ध आक्रमण किया और अंततः उन्हें वहाँ पर भी जीत मिल गई। इस तरह से ये जो अब तक के जो कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में हमने जानकारी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के देखी। अब इसके बाद जो शुरू होता है 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी। अब इसके संबंध में देख लें, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया, बहुत सारी सेना लेकर बख्तियार खिलजी ने क्या किया? बिहार पर आक्रमण किया और बिहार के राजा इंदुमन को पराजित किया तथा वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। अब यहाँ देखेंगे कि इंदुमन को पराजित तो किया बिहार में, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी और उसका कारण ये था कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध और हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ पर लगभग 10,000 विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन करते थे और 2,000 से अधिक विषय विशेषज्ञ वहाँ पर शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। तो इस तरह से वहाँ पर आग लगा दी और बहुत सारा साहित्य, लाखों की संख्या में जो पुस्तकें थी और बहुत सारा साहित्य था, वो सब इस पुस्तकालय में जलकर खाक हो गया। कहा जाता है कि पुस्तकालय में लगी आग लगभग 6 महीने तक ही जलती रही और इन 6 महीनों में पूरा नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था वो जलकर खाक हो गया। और इस तरह बख्तियार खिलजी के इस कुकृत्य से विश्व धरोहर की एक जो सबसे बड़ी पूंजी थी पुस्तकालय, वो नष्ट हो गई, जिसे अब वापस कभी नहीं किया जा सकता है। इसके पश्चात आगे हम देखेंगे कि उन्होंने केवल पुस्तकालय में आग नहीं लगाया, वरन वहाँ बहुत सारे जो शिक्षक और विद्यार्थी थे उनके साथ भी मारपीट की, उनकी हत्याएं की। बहुत सारे शिक्षक और विद्यार्थी वहाँ से भाग गए, लेकिन जो ना भाग पाए उनकी वहाँ पर हत्या कर दी गई। आगे आप देखेंगे कि बिहार के पश्चात बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर विजय प्राप्त की। उन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल पर भी विजय प्राप्त की। जब बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली तो 1205 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने सोचा कि तिब्बत पर आक्रमण किया जाए और तिब्बत को जीता जाए, पर वहाँ की जनता ने अपने राजा का साथ दिया। इस कारण बख्तियार खिलजी की करारी हार हुई। यहाँ पर क्या हुआ कि बख्तियार खिलजी हार गया और वापस आ गया। 1206 ईस्वी में अली मर्दन नाम का एक सरदार था, उसने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी और इस तरह नालंदा विश्वविद्यालय का जो दोषी था उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर बख्तियार खिलजी का चैप्टर समाप्त हो जाता है। आगे अब हम देखेंगे 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो था वो फिर वापस आया और 1206 ईस्वी में खोखरों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया। खोखर जो एक लड़ाका जनजाति थी और वहाँ पर वो बहुत आक्रमण करते रहती थी, तो मोहम्मद गौरी ने खोखरों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया और दूर तक के उन्हें खदेड़ा। इस तरह से
मोहम्मद गौरी की खोखरों पर आक्रमण हुई। लेकिन 1206 ईस्वी में ही पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने पर उनकी क्या हो गई, मौत हो गई। और उनकी मौत जब हो गई और उसके बाद उनका जो शासन था उनके 3 गुलामों के बीच में बंट गया। यहाँ पर एक जानकारी मैं आप लोगों को और दे दूँ कि कई बार उन्होंने ये बोला था कि मेरे जो ये 3 गुलाम हैं, ये 3 गुलाम नहीं, 3 मेरे पुत्र हैं, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं थे। इस कारण से वो इनको ही अपने पुत्र की भांति मानते थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने गलती कर दी कि उनकी मृत्यु के समय तक उन्होंने ये नहीं बताया कि वास्तव में उनका शासक कौन होगा। और यही कारण था कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उनका राज्य 3 भागों में बट गया। इसमें गजनी एवं गौर का क्षेत्र जो यालदूज के अंडर में आया, ये अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र था वो यालदूज के अंडर में आया। उसके पश्चात सिंध और मुल्तान अर्थात पाकिस्तान का जो क्षेत्र था वह वो कुबाचा के अंडर में आया। एवं भारतीय क्षेत्र में जहाँ गौरी का शासन था, जैसे दिल्ली, अजमेर, कन्नौज आदि जो क्षेत्र था, वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाल ली। इस तरह से गौरी का जो पूरा शासन था वो 3 भागों में विभाजित हो गया। अब आगे देखेंगे हम। कुतुबुद्दीन ऐबक के सत्ता संभालने के बाद उसके सामने एक दोहरी समस्या सामने थी। पहली समस्या थी उसकी यालदूज और कुबाचा, जिनके पास मोहम्मद गौरी की सत्ता का कुछ प्रदेश था। वे दिल्ली को जीतना चाहते थे। उनकी भी इच्छा थी कि वो दिल्ली पर आक्रमण करें और दिल्ली को जीते। तो ये सबसे बड़ी समस्या कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में थी। दूसरी ये समस्या थी, ऐबक अपने प्रशासन वाले क्षेत्र को सुरक्षित रखना चाहता था। जहाँ जहाँ उसका प्रशासन था वो सुरक्षित रखना चाहता था। कई जगह जगह विद्रोह भी हो रहे थे, उनको भी दबाना चाहता। तो ये 2 बड़ी समस्याएं उनके सामने थी। ऐसी स्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यालदूज एवं कुबाचा की समस्या से को दूर करने के लिए यालदूज की बेटी के साथ स्वयं विवाह कर लिया, अर्थात वैवाहिक संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए। यालदूज की जो बेटी थी उनसे स्वयं विवाह कर लिया और ये सोचकर विवाह किया कि विवाह हो जाने के पश्चात यालदूज जो उसका ससुर बन जाएगा वो मतलब युद्ध नहीं करेगा। अपनी बहन का विवाह कुबाचा के साथ कर दिया। उन्होंने कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया ताकि वो भी युद्ध ना करे। और इल्तुतमिश के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया, क्योंकि इल्तुतमिश बदायूं में उस वक्त में प्रशासन संभाले हुए था। तो इल्तुतमिश के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। इस तरह से वैवाहिक संबंधों के द्वारा उन्होंने शांति का प्रयास किया और अपनी स्थिति को अच्छा बनाने का प्रयास करा। किंतु फिर भी यालदूज, उसकी नज़र भारतीय क्षेत्र में थी। उन्होंने पंजाब पर आक्रमण कर दिया, पर इसमें यालदूज की पराजय हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, यालदूज ने आक्रमण तो कर दिया था पर यालदूज की पराजय हो गई और गजनी का क्षेत्र भी ऐबक का अधिकार में आ गया। अब जो गजनी, जो जहाँ पर यालदूज शासन कर रहा था, वह क्षेत्र भी ऐबक के हाथ में आ गया। लेकिन उन्होंने वहाँ पर पुनः यालदूज को ही सौंपकर अपनी अधीनता में कार्य करने का निर्देश दिया। इस तरह से यालदूज की पराजय हो गई और वो अब अधीन राजा के रूप में हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन हो गया। आगे अब हम देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया। अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय था, उसे तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाया और कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया है। अब आगे देख लें इसके संबंध में। सबसे पहले देखेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा के संबंध में देख लें कि माना जाता है कि इस स्थान पर प्राचीन संस्कृत विद्यालय था एवं एक विष्णु मंदिर का निर्माण चतुर्थ विग्रह राजा बिसल देव चौहान ने कराया था। मोहम्मद गौरी के आदेश पर भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के दृष्टिकोण से ऐबक ने इसे तोड़वाकर उसी की सामग्री से वहीं पर उसी की नींव पर उन्होंने क्या हुआ, एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम दिया गया। अब 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम दिया गया, इस संबंध में भी अलग अलग इतिहासकारों का मत अलग अलग है। कुछ कहते हैं कि 2.5 दिन में ये मस्जिद बनी थी इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। लेकिन कुछ अन्य का मत है कि यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स भरता है और इसी 2.5 दिन की उर्स भरने के कारण इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। तो जो भी कारण हो, ये दोनों कारण हैं। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं। इसके साथ उनने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में इसकी स्थापना भी
उनके द्वारा की गई। आगे अब हम देखेंगे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की निर्माण भी इसके द्वारा किया गया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया था। कुतुब मीनार की एक मंजिल बनाने के बाद कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका 3 और मंजिले का निर्माण कार्य इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। अर्थात पहला मंजिल के निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसी के बाद का जो काम था वो इल्तुतमिश, जो उसका दामाद था और दास भी था, इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। ऊपरी मंजिल पर बिजली गिर जाने के कारण वो खराब हो गई थी, तो फिरोज़ शाह तुगलक ने उसके ऊपर 2 और मंजिलों का निर्माण कार्य करा दिया और बाद में सिकंदर लोदी ने इसका जीर्णोद्धार भी कराया। इस तरह से अलग अलग शासकों के द्वारा ये कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। चूँकि इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरुआत की गई थी, इसलिए इस मीनार का नाम कुतुब मीनार ही रखा गया। इसके निर्माण कार्य 1199 ईस्वी में आरंभ हुआ। कुतुब मीनार की लंबाई 73 मीटर और चौड़ाई 72.5 मीटर है। ऊपरी शिखर 2.75 मीटर का है और इसमें कुल 379 सीढ़ियाँ हैं। इस तरह से कुतुब मीनार के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। आगे अब हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का स्वतंत्र रूप से कार्यकाल मात्र 4 वर्ष का रहा है। 1 दिसंबर 1210 को लाहौर में चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु हो गई, जो 4 साल का यही शासन कर पाया। इसके पश्चात आराम शाह को उसकी गद्दी सौंपी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात लाहौर के अमीरों ने जल्दबाजी में आराम शाह को शासक बना दिया। उन्होंने किसको बना दिया? जल्दबाजी में कि शासन खाली न रहे तो आराम शाह को शासक बनाया गया। कुछ इतिहासकारों ने आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र बताया। कुछ इतिहासकार का कहना है कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, लेकिन मिनहाज और सिराज में केवल उनकी 3 बेटियाँ ही बताई गई, उन्होंने कहीं पुत्र का जिक्र नहीं है। उसी तरह अता मलिक जुवैनी की तारीख़ जहांगुंसाय में स्पष्ट किया गया कि ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। अब यह एक प्रश्न है कि आराम शाह वास्तव में उनका पुत्र है कि नहीं है। कुछ का कहना है कि शायद उनका भाई था और कुछ का कहना है कि उनसे कोई संबंध नहीं था। इस तरह से लेकिन आराम शाह को गद्दी सौंपी गई थी। आराम शाह एक अयोग्य शासक था। आराम शाह योग्य शासक नहीं था। उसके शासन संभालते ही अनेक स्थान पर विद्रोह होने लगे और इल्तुतमिश ने दिल्ली की ओर रुख किया। जब विद्रोह होने लगे तो विद्रोह को दबाने के लिए और प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया? दिल्ली की ओर अपना रुख किया और दिल्ली के निकट बागे जड़ या जड़ नामक एक स्थान पर इल्तुतमिश, जो दिल्ली के करीब था जड़, वहाँ इल्तुतमिश और आराम शाह में युद्ध हुआ जिसमें आराम शाह मारा गया। अब यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध में ही आराम शाह मारा गया, लेकिन कुछ और इतिहासकारों का मत है कि युद्ध में नहीं मारा गया, पहले कैद कर लिया गया और बाद में फिर उसको मार दिया गया। तो इस तरह से आराम शाह की मृत्यु हो गई और सत्ता की बागडोर अब इल्तुतमिश के हाथ में आ गई। इस तरह से ये कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के जो प्रशासन के संबंध में मैंने ये जानकारी दिया है। आने वाले वीडियोस में अब आपके सामने इल्तुतमिश के संबंध में जानकारी दी जाएगी। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाला जो वीडियो हैं आपको सहजता से प्राप्त हो जाए। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और अनेकों बार इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा। धन्यवाद।